में जो लोग रोजे रखते हैं, आप क्या सेफ हैं। सर्दी में भी इस हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स सिचुएशन होते हैं? में वैसे भी पाकिस्तान का उलेमा काउंसिल ने मना किया है कि जो कार्डियक मेडिसिन लेने वाले लोग हैं उनके लिए रोजा बिल्कुल माफ है, उनको हदिया जो देना हेल्दी चाहिए। बंदा है, बट मैंने भी ये नॉर्मल देखा लोग, है कि जब आप इफ्तार करते हैं तो एक इफ्तार शॉक उसको बोलते हैं कि आपका एकदम से, क्योंकि आप पूरा दिन कुछ खाया नहीं होता, तो आपका एक जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। जितनी तो आपकी ज्यादा एज है इतनी जी। ज्यादा आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप 20 के हैं, आप एक्सरसाइज ना करें, कोई खास नुकसान नहीं होगा वर्ल्ड आपका। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मगर 60% दिल की बीमारी सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। हमारे हम्म। लोगों में डायबिटीज ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, सेंट्रल ओबेसिटी, आपका जो पेट निकला हुआ है थोड़ा सा भी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर नवीद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फरमाइए। मैं भी ठीक हूँ। पिछले दिनों में एक डेटा सर्च कर रहा था एक वीडियो के लिए, और मैंने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि पाकिस्तान में रमज़ान के दौरान हार्ट अटैक केसेस के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मुझे एक न्यूज़ रिपोर्ट भी मिली थी फ्रॉम 2016 जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ लाहौर के अंदर 30% इंक्रीज देखा गया हार्ट अटैक पेशेंट्स। देन आई थॉट क्यों ना किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से बात की जाए और उससे पूछा जाए कि क्या वाकई या फील्ड एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है आपने? आपका मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस है, और इसके साथ आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, आप MS रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी हैं। तो आप हमें ये बताएं, कहीं ऐसा डेटा मौजूद है जिससे हमें पता चल सके कि क्या ये हर साल रमजान में ये इंक्रीज देखा जाता है? और दूसरा, आपके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे क्या है? ओके, पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और सेकंड मैं डेटा के बारे में बात करता हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि डेफिनेटली इंक्रीज मैंने नहीं देखा। आई हैव बीन अ कार्डियोलॉजिस्ट for around about since 2013, so it's हम्म। about 13 years now, और मैंने एक्चुअली एज सच इंक्रीज नहीं देखा। अब बात करते हैं डेटा के बारे में। वो न्यूज़ रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कि जी जी। 2016 में 30% इंक्रीज लाहौर में। आई थिंक समटाइम्स हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअल कॉज क्या है। उस वक्त रमज़ान की डेट्स थी 5 जून से लेके 5 जुलाई तक, और लाहौर में एक्सेप्शनली हॉट वेदर था उस वक्त। तो एक्सट्रीम हीट जो है ना वो डेफिनेटली हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स को इंक्रीज करती है। अब जो बिग डेटा है, जो बड़ी बड़ी स्टडीज हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने शो किया है कि एक्चुअली कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इन हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स। रमजान में जो लोग रोजे रखते हैं, आप सेफ है, इसमें इंक्रीज रिस्क नहीं है। एज डॉक्टर्स हम कॉशन करते हैं कि जो लोग ज़्यादा एल्डरली हैं या जिनको बहुत सीवियर हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग थोड़ा सा केयरफुल हों, रोज़ा रखें अगर वो मैनेज कर सकते हैं, बट अपने आप को डिस्कम्फर्ट में ना डालें। और रमज़ान में हम्म। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो दवाइयाँ भी नहीं लेते ड्यूरिंग रमज़ान, जी जी। एंड एज अ रिजल्ट दवाई नहीं लेंगे तो फिर अगर आप कार्डियक मेडिसिन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक और भी प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। और भी फैक्टर्स हैं, बट बेसिकली फॉर ए नॉर्मल पर्सन रोजे का कोई मेजर और इवन माइनर भी नुकसान नहीं हम्म। है। अच्छा, तो आपने जैसे ये बताया कि 2016 में एक वेदर पैटर्न ऐसा था, बहुत ज़्यादा हीट थी जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ सकते हैं। तो इस साल रमज़ान जो है वो फरवरी में पाकिस्तान में आ रहा है, और इवन अगर हमारे कुछ लोग जो यूरोप से देखने वाले हैं और जर्मनी में, तो इस वक्त भी स्नो पड़ी हुई है। तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तो जो लोग सर्दी में रोजे रखते हैं, क्या सर्दी में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स होते हैं? इससे मुझे केयरफुल होना पड़ेगा, रोजे की वजह से नहीं होगा डिफरेंस। रोजा या रमजान से कोई तल्लक नहीं है। जो अच्छा। तल्लक है वो वेदर का है, तो हम वेदर पे फोकस करते हैं। जो कोल्ड वेदर है उसका सबसे बड़ा लिंक है हार्ट डिजीज के साथ। जब कोल्ड वेदर होता है, आपका जो खून है वो स्किन से चला जाता है और अंदर डीप ब्लड वेसल्स में जाता है। जब सारा खून डीप ब्लड वेसल्स में जाता है तो ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। प्लस हम्म। आपकी जो खून की नालियां हैं वो थोड़ी सी तंग हो जाती हैं। उस तंगी की वजह से पूरी बॉडी का सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, और खून जो है ना वो ज्यादा गड़ा भी हो जाता है। ज्यादा गर्मी के साथ भी गड़ा होता है, मगर ठंड के साथ उससे भी ज्यादा गड़ा हो जाता है। अच्छा। तो ये सारे फैक्टर्स, और ये भी आप ऐड करना पड़ता है कि अगर आपको हो जाए या न्यूमोनिया हो जाए जो ज्यादा ठंडे वेदर में होता है,
तो वैसे भी आपका रिस्क बढ़ जाता है कार्डियक डिजीजेस का। तो हम्म। कोल्ड वेदर खुद आपके कार्डियक रिस्क को बढ़ा देता है। बट अगर कोल्ड वेदर में आप रोजा रख रहे हैं तो कोल्ड वेदर का रिस्क है, रोजे का रिस्क नहीं है। अच्छा, लेकिन उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से भी एक फैक्टर ऐड नहीं हो जाता कि आप पानी भी कम पीते हैं या पीते ही नहीं है रोजे के दौरान, तो फिर उसमें मसला होता है। अगर आप फिट और हेल्दी हैं तो मेजर डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगा, क्योंकि बॉडी अडेप्ट करती है। जब आपका इनटेक कम है, जब आप कम पानी पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी का यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। तो अच्छा। बॉडी इतनी नाजुक नहीं है, वो अडेप्ट हो जाती है। और जो हीट कंजर्वेशन और स्वेटिंग और ये सब कुछ कंट्रोल करता है, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि उसका सिस्टम अडेप्ट हो जाता है। हाँ, अगर पेशेंट ओल्ड है, अगर वैसी बीमारी या दवाइयां ले रहा है, जो ब्लड प्रेशर वाली दवाइयां हैं, वो इन सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन में वैसे भी पाकिस्तान का उलेमा काउंसिल ने मना किया है कि जो कार्डियक मेडिसिन लेने वाले लोग हैं उनके लिए रोज़ा बिल्कुल माफ है, उनको हदिया देना अच्छा। चाहिए। बट नॉर्मल लोगों के लिए कोई इंक्रीज रिस्क नहीं है। अच्छा, तो इसमें एक चीज ये होती है कि मैं अक्सर ये देखा जाता है कि जो कार्डियक पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट होते हैं, अक्सर जो देखा जाता है। तो इसमें अगर आपके पास ये दो कॉम्बिनेशन हो या तीनों कॉम्बिनेशन हो, तो देन उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? वो भी ज्यादा रिस्क पे होते हैं रमजान के दौरान डिहाइड्रेशन की वजह से, या कि मेडिसिन ना लेने की वजह से, क्योंकि दिन में तो वो मेडिसिन नहीं ले सकते। ओके, ये जो बात है कि एक इंडिविजुअल डिसीजन लेनी चाहिए। मैं ब्लैंकेट एडवाइस नहीं दूंगा। अगर पेशेंट अनस्टेबल है और ब्लड प्रेशर है और शुगर है, ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में ओवर फोर्टीज में आधे लोगों को ब्लड प्रेशर है। और अच्छा। एडल्ट में हर तीसरे पाकिस्तानी को डायबिटीज भी है। हम बहुत सारे हम्म। लोगों की बात कर रहे हैं। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को डायबिटीज है, 1/2 ऑफ मिडिल एज पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर है। हम्म। हम ऑलमोस्ट 100 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं। और आप ये तो हर 40, तीसरे अबव 40 की बात कर रहे हैं, जो अबव 40 अबव लोग 40 होते हैं। अबव 40 years old, above हम्म। 40 years old, 50% of Pakistanis have high blood pressure. Now, obviously, अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज भी है, तो रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज में हमें हम्म। पता है ब्लड शुगर के ज्यादा होने की वजह से आपका यूरिन ज्यादा निकलता है। हम्म। और ब्लड प्रेशर की भी दवाइयाँ उनका कई दवाइयों का ये भी इफेक्ट होता है कि वो यूरिन ज्यादा करवाती हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको वैसे भी डायबिटीज है एंड आपको हाई ब्लड प्रेशर और गोली आप ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका नेचुरल सिस्टम जो यूरिन को रोकता हम्म। है गर्मी के दौरान या रोजे के दौरान, जी जी। वो अगर चेंज हो गया है दवाइयों की वजह से, तो ऑब्वियसली आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो हर पेशेंट का इंडिविजुअल रिस्क होता है। और डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ट्रू पिक्चर लेने के लिए। तो ये आप ये बता रहे हैं कि अगर आप को अपने पर्सनल डॉक्टर से जरूर पता करना चाहिए कैसे आपकी मेडिसिन खाने की रूटीन है या आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, तो उसके हिसाब से फिर आपको डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। बिल्कुल। हर हर बंदे की दवाई डिफरेंट है, हर बंदे की कंडीशन और लाइफस्टाइल और डाइट डिफरेंट होती है। हर बंदे के पैटर्न डिफरेंट होता है और मेडिकेशंस में भी फर्क आते हैं। तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि मेडिसिन का पैटर्न चेंज करना है। आपने अगर इंसुलिन लगानी है, आप रात को लगाएंगे जब आप खाना खाएंगे। अगर आपकी हम्म। वैसे भी शुगर की मेडिसिन हैं, उसकी टाइमिंग भी आप चेंज करेंगे, और ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन आप चेंज करेंगे। तो डेफिनेटली ये इंडिविजुअलाइज्ड एडवाइस लेनी चाहिए। डेफिनेटली आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसमें जो लोग रोजा रखते हैं उनको कोई डाइट वगैरह का ख्याल स्पेशली अफ्तार के वक्त कोई ऐसी डाइट रखनी चाहिए, या क्या आप कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ कल्चर है कि हम बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, इफ्तार के वक्त मीठी चीजें भी खाते हैं। और बहुत सारे लोग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हमने बहुत ज्यादा देखा भी है कि लोग कहते हैं यार खा ले तो वही खा लेंगे ऊपर से। नहीं, ये सेंसिबल तरीका तो नहीं है। अगर आप ऑयली चीज़ें खाएंगे तो अब्जॉर्ब होने में और डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। हम ऑलवेज एडवाइस देते हैं पेशेंट्स को, ख़ास तौर पे जिन पेशेंट्स को मैदे की तकलीफ है, हम्म। कि आप अगर हैवी मील रात को ना लें। आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट हो गई है लो इनपुट की। तो हम्म। आपने सेंसिबल बैलेंस चीजें लेनी है, थोड़ी सी प्रोटीन लेनी है, थोड़ा सा सब्जी लेना है, थोड़ा सा फ्रूट लेना है, पानी आपने पीना है। अगर आप समोसे और पकौड़ों पे आप फिल हो जाएंगे तो मैदे में भी तकलीफ हो जाएगी।
और ओवरऑल आपकी सेहत, आपका जो बेनिफिट है रोजे का, वो भी आपको नहीं मिलेगा, वो हासिल नहीं होगा आपको। बिल्कुल। उम्मीद है कि अगर आप रोजा रख रहे हैं, मे बी आपका वेट 3 या 4 किलो कम हो जाए रमजान में, ये हेल्दी वेट लॉस है। जी जी। अगर आप अननेचुरल या बैड डाइट लेंगे तो वेट लॉस का बेनिफिट भी नहीं होगा। इनफैक्ट कई लोगों का वेट गेन हो जाता है रमजान में ड्यू टू पोर जी जी। क्वालिटी डाइट। तो वो मकसद फिर पूरा नहीं होगा। तो ये जैसे जो हेल्दी बंदा है, मैंने भी ये देखा है कि जब आप इफ्तार करते हैं तो एक इफ्तार शॉक उसको बोलते हैं कि आपका एकदम से, क्योंकि आप पूरा दिन कुछ खाया नहीं होता, तो आपका एक जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो ऑलरेडी पेशेंट होते हैं शुगर के, या स्पेशली हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये डेंजरस हो सकता है कि अगर वो बहुत ज्यादा खा लें और एहतियात ना करें, और उनके लिए खतरा हो सकता है कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। इन थ्योरी यस। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, ऑलरेडी आपको मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए हैं, तो अगर आप एक हैवी मील खाएं, हैवी मील से आपके ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ब्लड शुगर की रिएक्शन में आपका इंसुलिन, आपका बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाता है। अगर हम्म। आपको शुगर नहीं है, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन उस शुगर को डाइजेस्ट भी कर लेती है, मगर इंसुलिन जो है वो आपकी ब्लड के अंदर पोटेशियम जो है ना, वो सेल्स के अंदर डाल देती है, तो पोटेशियम लो हो सकता है। तो अच्छा। ये थियोरेटिकली एक रिस्क है। तो हैवी मील्स आई डोंट थिंक, कार्डियक पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बाकी लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। आई थिंक एक सेंसिबल, कंट्रोल्ड, जिस तरह से सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है हाँ कि हाँ। थोड़ा सा खाएं, और जी जब जी। आप थोड़े से आदी हो गए मे बी लेटर ऑन थोड़ा सा और खा लें। बट बैलेंस्ड इनटेक बहुत जरूरी है। और हैवी मील्स के आई थिंक जस्टिफाई नहीं कर सकता मैं, हैवी मील्स जो हैं वो नुकसानदेह हैं, चाहे आप कार्डियक पेशेंट हैं या नहीं। बट कार्डियक पेशेंट में स्पेशली हाई रिस्क है। जी जी। आई थिंक अगर आप जब 30 या 35 प्लस हो जाएं, तो फिर आपको इन चीज़ों को, वैसे ही अगर आप हेल्दी भी हैं, तो हैवी मील या बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आपका भी एक्सपीरियंस ऐसे ही होगा कि फिर आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कैरी ऑन करते हैं हैवी मील और इस तरह की चीज़ें, तो बहुत जल्दी आप किसी न किसी बीमारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यस। एक फैक्ट है, हम दोनों पाकिस्तानी हैं, हम साउथ एशियंस हैं। हमारी जो जी नस्ल है वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वाली नस्ल है। इन लोगों में कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन लोगों में कोई गुंजाइश नहीं। आप थोड़ा सा भी आपका वेस्ट ज्यादा हो तो आपका रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। हमारे लोगों में सब कॉन्टिनेंट में टोटल आई थिंक 2 बिलियन है पॉपुलेशन। दुनिया की पॉपुलेशन 8.5 बिलियन है। तो ये जी 2 बिलियन इज लेस देन 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मगर 60% दिल की बीमारी सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। हमारे जी लोगों में डायबिटीज ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, सेंट्रल ओबिसिटी, आपका जो पेट निकला हुआ है, थोड़ा सा भी पेट निकला हुआ ना हमारे लोगों में, ये बहुत जी जी। डेंजरस है। सो हार्ट हम्म। डिजीज का हब, हार्ट डिजीज का सेंटर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। तो हम लोगों को स्पेशली केयरफुल होना चाहिए। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। हमें तो एक्सेप्शनली अच्छी डाइट खानी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट करनी चाहिए। जी जी। और स्पेशली अगर आप 30 प्लस हैं, आप क्या एडवाइस करेंगे? तो हमारे यहाँ दुनिया में जो ट्रेंड होता है कि 30 प्लस लोग अपनी ख्याल रखना शुरू कर देते हैं डाइट का और थोड़ी फिटनेस का। हमारे यहाँ ये उल्टा चलता है। हमारे यहाँ 30 प्लस लोग बस वो कहते हैं कि अब हमने, हमारी बहुत होगी, अब वो उसके बाद वो बिल्कुल लेजी हो जाते हैं, कोई ख्याल नहीं रखते। बहुत कम लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं या अपनी एक्सरसाइज या फिटनेस या डाइट का ख्याल रखते हैं। अच्छा, इसका एक एक्सरसाइज का पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ये है कि अगर एक 18 साल का लड़का जो है वो डेली एक्सरसाइज करता है, वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अच्छा। फर्क पड़ता है ना, वो उन लोगों में है जो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, और फिर उससे उनकी लॉन्जेविटी, उनकी लाइफ स्पैन पे फर्क पड़ता है। जितनी आपकी ज्यादा एज है, इतनी जी ज्यादा आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप 20 के हैं, आप एक्सरसाइज ना करें, कोई खास नुकसान नहीं होगा आपका। जी थोड़ा बहुत तो होता है। पर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं वो मिडिल एज्ड और एल्डरली लोग हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिट करता है, उनकी लाइफ स्पैन को लंबा कर देता है। तो इफ यू आर 30, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने डेली कुछ ना कुछ करना है। मिनिमम एक्सरसाइज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुकर्रर की है कि एरोबिक एक्सरसाइज
मिनिमम मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक। हाँ इसका जी। मतलब है ब्रिस्क वॉक या लाइट जॉग 25 मिनट्स अ डे ऑन एवरेज। उसके अलावा कम से कम 2 मरतबा अपनी पूरी बॉडी की मसल की एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये मिनिमम है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। वेट लॉस के लिए इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। जी जी। तो अच्छा, ये रमजान के दौरान आप क्या कहते हैं, जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, क्या वो इफ्तार से पहले वॉक कर सकते हैं, या आप मेरी मिसाल ले लें कि अगर आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि मैं अफ्तारी से पहले भाग सकता हूँ, ये सेफ होता है अगर आप इंटेंसिव रनिंग करते हैं, या अगर आप सिर्फ लाइट वॉक करें या थोड़ी ब्रिस्क वॉक करें? रनिंग इज ओके। अगर आप बहुत ही एक्सटेंसिव और हैवी टाइप ऑफ रनिंग करेंगे, मे बी आपके लिए डिफिकल्ट है, मगर ये आपकी कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। मैं यूनिवर्सल एडवाइस नहीं दूंगा। जी फॉर एन एवरेज पर्सन, एक्सरसाइज ड्यूरिंग रमजान इज नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत हम्म, सारे एथलीट्स हैं, प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं, और भी स्पोर्ट्स खेलने वाले मुसलमान लोग हैं, वो compete करते हैं, रोजे के साथ compete करते हैं, कुछ present, नहीं होता। हम्म, कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं तो प्रॉब्ली अपने आप को एक्सर्ट उस तरह से नहीं करें, क्योंकि आप दवाइयों पे हैं। मे बी आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। पर जी जी। नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर आपके पास कोई बीमारी नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक्सर्ट कर सकते हैं और करना चाहिए। हम्म, और इफ्तार के टाइम से पहले बिल्कुल ब्रिस्क वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है। रोजा इफ्तार करने के बाद भी ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छी है, हजमत में भी हेल्प करती है, और आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस वो शुरू हो जाता है बड़ी अच्छी तरह से वॉक के दौरान, 20 मिनट्स अ डे। वॉक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, इन मॉडरेशन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि आपके जोड़ों पे कोई खास लोड नहीं डालती। इनफैक्ट ये एक अच्छी किस्म की रिकवरी एक्सरसाइज है। अगर आप जिम भी जा रहे हो ना रेगुलरली, जी वॉक जी। आपको हेल्प करती है रिकवरी में। मेंटल स्ट्रेस भी कम कम हो जाता है। वॉक सबसे बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, साइकोलॉजिकली और फिजिकली। चलिए डॉक्टर कुरबान साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छी एडवाइस दी। उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को बहुत सारी चीज़ें इसमें से समझ आई होंगी, और बहुत सारे कार्डिक पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज जो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी एक एक्सपर्ट राय उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। थैंक यू नवीद भाई।